नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक भर्ती के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। दोस्तों, इसमें कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन टेस्ट की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खिलौनों की अवस्था। दोस्तों, नहीं है पूछा हुआ है कौन सी अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, समूह में रहने की अवस्था ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? पहला ऑप्शन, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। तीसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। चौथा, प्रारंभिक विकास के बाद प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 2 का। दोस्तों, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं हैं, ये असत्य कथन है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विकास के बारे में क्या सही नहीं है पूछा है एक बार फिर से। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलते हैं, ये असत्य कथन है यानी सही नहीं है। तो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। प्रश्न को ध्यान से समझना। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला विकल्प औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा संवेदी पेशीय अवस्था। बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 4 का अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है राइट आंसर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का जो सही विकल्प है वो आपका रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ करता है चिंतन, तो वह कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में फिर से इसको समझना। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताएं इसका राइट आंसर। पहला विकल्प औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा संवेदी पेशीय अवस्था, तीसरा पूर्व शक्ति, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा पांचवें में। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? आनुवांशिकता, नैतिकता, शारीरिक या सामाजिक। बताएं दोस्तों, वाइगोत्स्की से संबंधित ये क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 का आपको कमेंट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। सुबह आपको 7 बजे संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा सामाजिक कारक पर बल देते हैं।
चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 6 का। सातवां है समूह का चयन कीजिए। आपको क्रम में समूह का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 7 का अब आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका दूसरा ऑप्शन, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। ये इस प्रकार से इनका क्रम है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा 7वें में। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ता हूं। 8वां प्रश्न है, एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उसका उच्च होगा EQ, IQ, MQ या PQ। देखिए बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। एक व्यक्ति जो है वो विभिन्न संवेगों की पहचान और महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रख रहा है, तो उसका क्या उच्च होगा। 8वें में आपको राइट आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा EQ। ठीक है, तो संवेगात्मक जो बुद्धि है उसकी उच्च रहेगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 जो है, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि कहा जाता है, ये किसने कहा है। क्रो एंड क्रो, स्किनर, प्लेटो या ड्यूवी, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 9 का बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है बालकों का वर्गीकरण करने में, पाठ्यक्रम का चुनाव करने में, बालक की क्षमता या उपयुक्त सभी, बताइए प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता बतानी है तो दोस्तों 10वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 आ चुका है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के त्रितत्व के सिद्धांत में तीसरा तत्व क्या बताया। समूह तत्व, विशिष्ट तत्व, सामान्य तत्व या कोई नहीं। देखिए 11वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीयरमैन ने जो बुद्धि के त्रितत्व बताए हैं उसमें तीसरा तत्व क्या बताया, तो वह बताया था दोस्तों समूह तत्व। क्या बताया था, समूह तत्व, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 11 का। 12वां क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रतीक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा भाषात्मक बुद्धि पर, संगीतात्मक बुद्धि पर, स्थानिक बुद्धि पर या अंतर व्यक्तिक बुद्धि पर। काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर। दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षण करने की क्षमता अधिक है, उसका क्या उच्च होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा स्थानिक बुद्धि उसकी उच्च होगी, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 12वें में। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के आपको आंसर देना है। केवल जन्मजात, ये केवल जन्मजात है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा चौथा विकल्प, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ता हूं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ध्यान रखें क्वेश्चन को भी पढ़ें। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का आपको बताना है तो इसका सही आंसर रहेगा दूसरों के साथ लड़ना। ठीक है, ये संकेत नहीं है प्रतिभाशाली होने का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो प्यारे साथियों सृजनात्मकता का संबंध होता है अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है दोस्तों। वीडियो कैसा लगता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ आते हैं तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी।
प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, ये पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 16 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा अभिसारी चिंतक। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चिंतन अभिसारी चिंतन होता है, जबकि सृजनात्मक बालकों का चिंतन अपसारी चिंतन होता है। इसलिए 16वें में पहला विकल्प आपका सही रहेगा। 17वां है श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या उपरोक्त सभी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयोग ली जाती है, ये पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 17 में। तो 17वां जो प्रश्न है साथियों उसका करेक्ट आंसर रहेगा सांकेतिक भाषा, दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 18 आ चुका है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 18 के अंतर्गत। 18वें का जो राइट आंसर है वो रहेगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न चाहिए। यदि आपको सृजनात्मकता के बारे में जानना है तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आपसे एक सुझाव भी मांग रहा हूं, क्या संस्कृत और हिंदी की तरह जो संस्कृत और हिंदी का हमने क्रैश कोर्स का बड़ा वीडियो अपलोड किया है उसी प्रकार से आपको साइकोलॉजी का वीडियो भी चाहिए क्या, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है 19वां, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में या सभी में। बताएं दोस्तों, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कहाँ पूर्ण होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही विकल्प रहेगा चौथा, सभी में। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है परिपक्वता, जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या अधिगम पूरा होना। 20वें का राइट आंसर कितने लोग बताते हैं ये देखेंगे। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर जो रहेगा वह रहेगा पहला विकल्प क्षमता का विकास। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगा। 20वें में ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अगला है कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम में सुमेलित नहीं है, तत्परता, अभ्यास, गुणवत्ता या प्रभाव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिगम वाले चैप्टर से। बताएं जल्दी से, थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है दोस्तों, कमेंट कीजिए। 21वें का राइट आंसर रहेगा गुणवत्ता। बाकी ये मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो नहीं है पूछा है तो गुणवत्ता नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात या प्रस्तुतिकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है, ये पूछा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों 22वें का कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर जो 22 है दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा प्रस्तुतिकरण जो है वह शिक्षक से संबंधित है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। किस अवस्था में विचारों में परिपक्वता आ जाती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। किस अवस्था में विचारों में जो है परिपक्वता आ जाती है मित्रों। प्रश्न नंबर जो 23 है आपके सामने उसका सही विकल्प रहेगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। अगला है दोस्तों अधिगम का मुख्य नियम कौन सा है, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण, अभ्यास या शास्त्रीय परिवर्तन। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण या उपनियम दिए थे। इसमें से कौन सा मुख्य नियम के अंतर्गत आएगा ये बताना है। प्रश्न नंबर जो 24 है साथियों उसका सही आंसर रहेगा अभ्यास का नियम मुख्य नियम है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। विज्ञान विषय के शिक्षक को समस्या के कारण का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करना चाहिए, प्रयोगात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या मूल्यांकन परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षक को समस्या के कारण का पता लगाना है, इसके लिए कौन सा परीक्षण करना चाहिए बताएं। प्रश्न नंबर जो 25 है दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा निदानात्मक परीक्षण, कमियों का पता लगाने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 26 है। शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष
उनके स्तर अनुकूल नई नई योजनाएं तथा नए नए तरीके सुझाने चाहिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, राइट आंसर बताना है। शिक्षक को अपने छात्रों के समक्ष उनके स्तर अनुकूल नई नई योजनाएं एवं नए नए तरीके सुझाने चाहिए। प्रश्न नंबर जो 26 है उसका सही आंसर रहेगा, इसकी पहल तो करनी ही चाहिए। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जिन साथियों ने बताया बिल्कुल सही है। अगला, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को बचाना, मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना या एक या दो दोनों? बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 का बताना है अब आपको। एनसीएफ में 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा ऑप्शन बनेगा, एक व दो दोनों, यानी सांस्कृतिक विरासत को बचाना भी है और मानसिक विकास भी करना है, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। प्रश्न नंबर 28 है, बार बार परीक्षण के बाद भी वह जब अंकों में स्थायित्व होता है तो उसे क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बार बार परीक्षण कर लिया जाता है उसके बाद भी जब अंकों में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं आता है यानी स्थायित्व होता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर जो 28 है दोस्तों उसका सही आंसर रहेगा विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के मूल्यांकन में तभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है? सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन होता है, वह किस प्रकार का मूल्यांकन है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या कोई नहीं? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोस्तों। किस प्रकार के मूल्यांकन में सभी कुशलताओं का संपूर्ण अवलोकन हो जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा योगात्मक मूल्यांकन। विकल्प नंबर 2 सही है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? सीसीई, निर्माणात्मक, योगात्मक या मानक? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर बताना है। मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो मानक यहां पर नहीं है, चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के साइकोलॉजी के टेस्ट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके 30 में से कितने सही हुए आप ये भी बताएं, और आपको क्या साइकोलॉजी का एक क्रैश कोर्स का वीडियो चाहिए क्या, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए टेस्ट में सुबह, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।